नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल, सब राजी खुशी? अंकित चौधरी जी नमस्कार, नीरज जी नमस्कार, हितेश, शिवम, विपिन यादव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस। राहुल जी नमस्कार, अरविंद जी नमस्कार, योगिता जी नमस्कार, धर्मेंद्र जी नमस्कार, साहिल कुमार जी नमस्कार, अमरेश जी नमस्कार, चेतन जी नमस्कार, दीपक राधे राधे, अभिलाष, सुजोय, कृष्णा, आशीष, रोहित, शिवम, जवाहरलाल, प्रणाम भैया प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हमने स्टार को पढ़ लिया था, लाइफ साइकिल हमने स्टार की देख ली थी, ब्लैक होल बन चुका था। सचिन खरे, लप्पू सा सचिन, अच्छा, खुद ही अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो सचिन भाई। ओके, चलिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर हो तो बता देना। प्रणाम भैया। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? सोलर सिस्टम को आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो तैयार है? आपको दिखाई प्रॉपर दे रहा है? ऑडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का तो कोई डाउट है नहीं? जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब पता चलेगा कि डाउट है या नहीं है। चलिए, सौर मंडल की हम बात कर लेते हैं, सोलर सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका, सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा का मतलब है फिक्स ऑर्बिट। कक्षा का मतलब होता है ऑर्बिट। निश्चित कक्षा में चक्र लगाने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। और अगर हम सूर्य फैमिली में बात करते हैं, सन फैमिली में बात करते हैं, सौर्य फैमिली में अगर बात करते हैं, तो एट ए प्रेजेंट टाइम 8 प्लेनेट हैं इस फैमिली में। तारा खत्म हो गया, इतना ही था तारा आपके लिए। माना एक तारा था, बेहद प्यारा था, टूट गया सो टूट गया। टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। यहां देखिए, आज हम सूर्य को पढ़ने वाले हैं। किसके अंतर्गत? सोलर सिस्टम में। सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा का मतलब होता है यहाँ पर फिक्स ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है। क्या है? सन है। और ये कोई प्लेनेट है जो इसकी क्या कर रहा है, ऐसे इस तरीके से घूम रहा है। तो ये इसका जो रूट है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहा जाता है। तो इसका ऑर्बिट क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं चेंज हो जाए ऑर्बिट। इस बार इस तरीके से गया, अगली बार ये ऑर्बिट कहीं ऐसा हो जाए तो नहीं माना जाएगा। ऑर्बिट क्या होना चाहिए आपका? फिक्स ऑर्बिट होना चाहिए, है ना? कैसा ऑर्बिट होना चाहिए? फिक्स ऑर्बिट होना चाहिए। उस फिक्स ऑर्बिट में घूमने वाले, अराउंड, है ना, रिवॉल्व बोलते हैं हम घूमने को, आसपास घूमने वाले को, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेनेट्स कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं, पिंडों को ग्रह कहा जाता है। और सूर्य परिवार के अंदर 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह आते हैं हमारे पास? प्लेनेट कितने हैं? 8 हैं। संख्या कितनी है प्लेनेट्स की? 8 प्लेनेट्स इन सूर्य फैमिली, है ना, सन फैमिली भी बोल सकते हैं हम। क्लियर? नहीं, अभी ऐसा कुछ हो नहीं है। ऑर्बिट मींस पथ बोल सकते हैं हम, मार्ग बोल सकते हैं ना। तो दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसा माना जाता है,
सपोज करना है आपको, ये जितने भी प्लेनेट हैं हमारे, ये सभी कहीं ना कहीं सूर्य से ही अलग हुए हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ शनि हो, और भी कोई स्टार हो सकता है। उस स्टार के चारों तरफ घूमने वाले कोई भी, अगर हम बात करते हैं, कोई भी क्लस्टर बॉडी अगर है आपकी और जो घूम रही है इसके आसपास, उसे भी हम क्या कहेंगे? प्लेनेट कहेंगे। अब जिस सोलर सिस्टम में हम रह रहे हैं, उस सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, उसमें सूर्य है, सन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली कहलाता है। ये क्या है? सूर्य जो है हमारा क्या है? हेड ऑफ द फैमिली है। यहां देख पाएंगे आप, जैसे देखिएगा, ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये पूरा सोलर सिस्टम है आपका। ये हमारा क्या है? सूर्य, सन। क्या है? ये सन है, जो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब इसे हम देखते हैं सन को, तो ये इसके प्लेनेट हैं, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, इसके बाद आएंगे हम अर्थ, अर्थ के बाद आते हैं तो मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, देन सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 क्या हो गए? आपके प्लेनेट हो गए। अब इसका जो पथ देखिएगा ध्यान से, है ना, ये देखिए, ये इसका ऑर्बिट है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये इसका क्या है? आपका मर्क्यूरी का ऑर्बिट है, यहां दिख रहा होगा आपको। इसका पथ आपको ऑर्बिट अलग दिख रहा है। ये है हमारा वीनस यानी कि शुक्र, ये शुक्र का ऑर्बिट है। किसका ऑर्बिट है? ये शुक्र का ऑर्बिट है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये हमारी अर्थ का ऑर्बिट है। किसका ऑर्बिट है? ये अर्थ का ऑर्बिट है यहां पर। और ये मार्स का ऑर्बिट है। किसका है? मार्स का ऑर्बिट है। इसके बाद आते हैं, ये जुपिटर का ऑर्बिट है। मैंने क्या बोला था? सबका सेपरेट ऑर्बिट होता है और निश्चित ऑर्बिट होता है। ये हमारा सैटर्न का ऑर्बिट है। और ये वाला जो ऑर्बिट है आपका, ये यूरेनस का ऑर्बिट है, यानी कि अरुण का। और ये किसका है? ये नेपच्यून का ऑर्बिट है। देन ये प्लूटो है, जिसे हम बौना ग्रह कहते हैं। इसे ग्रह की लिस्ट से क्या कर दिया? अलग कर दिया, हटा दिया गया। क्यों हटाया था? क्योंकि इसके पास फिक्स ऑर्बिट नहीं था। ये प्लेनेट जो है, प्लूटो जो है, ये आपकी वरुण यानी कि नेपच्यून की ऑर्बिट को ओवरलैप करता था, क्रॉस करता था। इसलिए इसे ग्रह की लिस्ट से हमने क्या कर दिया है? बाहर कर दिया। ग्रह की लिस्ट से इसको हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट तो है ही सही, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सैटेलाइट भी मिलेंगे। सैटेलाइट मींस उपग्रह। सैटेलाइट मींस क्या होता है? उपग्रह। जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे हम क्या कहते हैं? मून। अर्थ का क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे हम मून कहते हैं। फिर इधर जाएंगे हम मंगल की तरफ, मार्स की तरफ, इसके 2 सैटेलाइट्स हैं। इसकी तरफ जाते हैं हम कहाँ? जुपिटर। ये हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो उपग्रह है वो भी है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। आगे बढ़ते हैं, देन आते हैं हम सैटर्न, और इसके बाद अरुण और वरुण। अरुण और वरुण प्लूटो के पास में कुछ और बॉडी है हमारे पास। क्या है? कुछ और बॉडी मिलेगी हमें जो गैस और डस्ट से बने हुए हैं। कॉस्मोस डस्ट या यूनिवर्स की जो डस्ट होती है उससे ये बने हुए कुछ पिंड है, कुछ पार्ट है आपके, जिन्हें हम कहते हैं कॉमेंट। क्या कहते हैं? कॉमेंट कहते हैं। यही कॉमेंट जब सूर्य की तरफ आ जाते हैं तो इस तरीके से इनकी आकृति बन जाती है, जिसे हम ना टेल स्टार कहते हैं, पुच्छल तारा कहा जाता है। इसी को, धूमकेतु को ही हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, है ना, पूरा टॉपिक है इसका, पुच्छल तारे का भी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं। इसे हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा यानी कि टेल स्टार। तो धूमकेतु को ही हम क्या कहते हैं? कोमेट को ही टेल स्टार कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये सूर्य के पास आता है, जैसे जैसे सूर्य के पास आता है, ये गर्म होकर के गैसें इसमें क्या होने लगती हैं? फैलने लगती हैं। गैसें क्या होती हैं? इसमें फैलना क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाते हैं। क्लियर? ये समझ में आया?
एंड और भी कुछ क्रस्टल बॉडी हैं आपको जो मिलेंगी, जैसे मार्स और जुपिटर के बीच में आप ये देख रहे होंगे, यहाँ डॉट 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 आपको ये है, ये दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्ट्रॉइड को हम हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं हम इसे? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, ये हो गया आपके क्षुद्र ग्रह। तो हमारे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, कॉमेट को, एस्ट्रॉइड को, है ना, पुच्छल तारे को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, सैटेलाइट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, सबके ऊपर डिस्कशन होगा डिटेल में। जो जो चीजें हैं बारी बारी के साथ हम क्या है करते चले, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? यहां देखते हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात सन, देन प्लेनेट्स 8, उसके बाद एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट्स और आपके कॉमेट, ये सभी चीजें इसका क्या है? हिस्सा है। सोलर सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। नहीं, अगर हम स्पीड की हम बात करते हैं तो सभी प्लेनेट की अलग अलग स्पीड होती है ना। बुध की स्पीड अलग है, मर्क्यूरी की अलग है, वीनस की अलग है ना, अर्थ की अलग है, जुपिटर की अलग है, सैटर्न की अलग, सबकी डिफरेंट स्पीड है। एक जैसी स्पीड किसी की नहीं है। कोई भी स्पीड ले लीजिए आप, सबकी स्पीड क्या है? अलग अलग है। देखिए, जो जितना सन के नियरेस्ट होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा रहती है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स बहुत अच्छे से काम करता है। डिस्टेंस बढ़ने पर स्पीड क्या होती है? कम होगी। ओके, तो स्पीड सबकी क्या है? अलग अलग है। चाहे हम कोई भी प्लेनेट उठा के देख लीजिए, हाँ, सिमिलर तो नहीं हो सकती, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती, हाँ, रूट को लेकर के भी होता है। तो देखिए, एक तो स्पीड में वेरिएशन पाए जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट वेरिएशन भी आपको मिलेगा यहां पर देखने के लिए। क्या मिलेगा? ऑर्बिट वेरिएशन भी हमें देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर? ये चीज जितनी मैंने चीजें बताई थी वो क्लियर हो गया, क्योंकि अब हम सन को थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे सनी को, है ना। छोटे डॉट को क्या कहेंगे? कौन सा छोटा डॉट? आप जानते हो निहारिका क्या होती है? हम्म? चलिए मैं आपसे ही पूछ लूं पहले, फिर बात करेंगे कि मैंने निहारिका पढ़ाई आपको या नहीं पढ़ाई। दूरी जैसे ही देखिए डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑर्बिट भी बढ़ेगी। आगे मैं आपको बताता हूं सन के देखिए, इधर देख लीजिए, सन को तो अपन डिटेल करेंगे। यहां देखिए आप, जैसे सपोज करिए ये हमारा सन है, इधर देख लीजिए, पूरा आपका फोकस यहां होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। ये सन है और ये देखिए ये कोई प्लेनेट है, तो इस तरीके से ये घूम रहा है, ये इसका ऑर्बिट हो गया, तो ये इसका रूट है। मान लीजिए अब कोई यहां से भी ऐसे भी परिक्रमा कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही डायरेक्शन में होंगे, सबकी स्पीड क्या है? अलग। तो ये इसका ऑर्बिट हो गया, किसका है? ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, दूसरे प्लेनेट का है। अगला हम बात कर लेते हैं, कोई यहां से घूम रहा होगा, तो ये इसका ऑर्बिट हो गया। तो ऑर्बिट भी क्या हो रहा है? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिट भी क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। अब ऑर्बिट भी बड़ा हुआ है, प्लस स्पीड में भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सबकी टाइमिंग क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। सबकी टाइमिंग क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्लियर? ओके। हम्म। रजनी सोनी, निहारिका मतलब नेबुला, जहां स्टार का फॉर्मेशन होता है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, बुक की कोई जरूरत नहीं है हिमांशु, है ना। अपन इतना कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि बुक की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए यहां देखिएगा आप, है ना, कहते हैं ना कुछ बच्चों को अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना, नेबुला पढ़ा दिया है, फिर आज उनको याद आया अरे हमें तो निहारिका पढ़नी थी। ओके, चलिए
अगर आपका डाउट होता अजय भैया तो मैं आपका डाउट नहीं लेता, तो क्या करते। ये देखिएगा, मैं आपको सन को सिंपली समझा देता हूं। ये हमारा सन है, इधर देखिए। सन के बारे में अगर हम बात करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं सन के बारे में। तो देखिए, मेजर रूप से अगर हम बात करते हैं तो सन को हमने 3 पार्टों में ही डिवाइड किया है, बट जो कोर वाला पार्ट है वो ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बट नॉट इंटरेस्टिंग, बट 3 पार्ट इज वेरी इंपोर्टेंट। यहां देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, हमारा जो सन है इसका जो सबसे अंदर वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं कोर। क्या कहा कहते हैं इसको, कोर कहते हैं। कोर के बाद वाला जो एरिया है ये संवहन एरिया है, और ये रेडिएशन वाला एरिया आता है आपका, चलेगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगली जो लेयर है आपकी उसे हम क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर कहते हैं। अगली जो लेयर आती है उसे हम क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद वाली लेयर को हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहेंगे हम, क्रोमोस्फीयर। और सबसे जो आउटर लेयर है आपकी, जो यहां पर आपको शो नहीं हो रही है इसके लिए अंदर, ये जो सबसे आउटर लेयर है यहां पर, इसे हम बोलते हैं कोरोना। क्या कहते हैं हम इसे, कोरोना कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कोरोना कहते हैं। समझिए, कोर। मैं आप लोगों के लिए एक इधर भी डायग्राम बना ही देता हूं, हिंदी लिख दूंगा इधर मैं आपके लिए, है ना। चल, ये हमारी सूर्य की अलग अलग लेयरें हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां से आप लीजिएगा, इसकी हम बात करते हैं। ये है हमारा कोर। क्या है, कोर। ये हमारा फोटोस्फीयर। क्या है, ये वाला पोर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं हम इसको, प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर को हिंदी में हम क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल बोलते। इसके बाद की जो लेयर है इसे हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं हम, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं हम इसे, वर्णमंडल कहते हैं। देन सबसे जो आउटर लाइन है हमारे पास, ये वाला, ये सबसे बाहरी हिस्सा है, इसे हम हिंदी में कहते हैं किरीट। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, किरीट, या फिर हिंदी में हम इसको बोल देते हैं मुकुट, बट हम इसे जानते हैं किसके नाम से, कोरोना। क्या कहते हैं हम, कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है जो हमारे यहाँ आया था, है ना, ये इसका क्या है, नाम है। क्या कहते हैं हम इसे, कोरोना कहते हैं। तो ये देखिए हमारा सूर्य का ये स्ट्रक्चर है, ये यहां पर भी शो हो रहा है आपका, यहां पर भी शो हो रहा है। इधर समझने की कोशिश करते हैं, वहां लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये कोर है जो हमारा केंद्र कहलाता है, या हम इसे सूर्य का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, सूर्य का केंद्र कहते हैं। ये प्रकाश मंडल है ना, फोटोस्फीयर है। यहां से हमें प्रकाश मिलता है, यहीं से प्रकाश हमारे तक पहुंचता है। कहां से पहुंचता है, प्रकाश मंडल से हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाश बनता कहां है, ऊर्जा कहां क्रिएट होगी आपकी, यहां अगर हम देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कल मैंने बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वो यहीं पर होता है। ओके, क्या होगा, ये फ्यूजन कहां पर होगा, यहां होगा आपका। अगर हम कोर के टेम्परेचर की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, कोर के टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो अप्रोक्स 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है यहाँ का,
15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है किसका, कोर का। एंड हमें जो लाइट हम तक जो आता है, हमारे तक, पृथ्वी तक, अर्थ तक जो एनर्जी एंड लाइट पहुंचती है, वो चीजें कहां से आती हैं, तो वो प्रकाश मंडल से हमें मिलती है, फोटोस्फीयर से मिलती हैं। और फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, यहां का टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं। ये वर्णमंडल है, ये जनरल कंडीशन में हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग में दिखाई देता है आपको, और लाल रंग दिखाई देता है। यहां से रेड कलर हमें दिखेगा। कैसा कलर दिखेगा हमें, यहां से हमको कैसा कलर दिखता है, लाल रंग दिखाई देता है सूर्य का। कौन सा कलर दिखाई देता है यहां से, ये वर्णमंडल जो है, क्रोमोस्फीयर है, यहां से हमें रेड कलर दिखाई देता है। जो सबसे आउटर लेयर है हमारे सन की, सबसे जो आउटर लेयर है जिसे हम क्रीट कहते हैं, ये क्रीट हमें जनरल टाइम पर नहीं दिखता है, जनरली ये हमें दिखाई नहीं देता है। ये हमें कब दिखेगा, जब सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, ये सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण आप जानते हैं क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स जब होता है उस समय ये हमें दिखाई देता है, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। कैसा सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये हमें दिखाई देता है। कब दिखाई देती है कोरोना, हमें कब दिखेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है उस समय हमें ये दिखेगा। क्योंकि बाकी का पार्ट जो होता है सूर्य का, बाकी का हिस्सा क्या है, ऐसा ढक जाता है और एक आउटर लेयर सी आपको दिखाई देती है, ऐसे व्हाइट कलर की ऐसी चमकीली सी परत दिखाई देती है सूर्य ग्रहण के समय। इस तरीके से, इस तरीके से हमें दिखता है चमकीला सा भाग सन का, जिसे हम डायमंड रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, डायमंड रिंग भी हम इसे कहते हैं। ये सिर्फ उसी समय आपका दिखाई देता है। ओके, क्लियर। तो और एक और चीज बताते हैं, यहां से हमें एक्स रे बाहर आती है। कौन सी रे, एक्स रे बाहर आती है। कहां से, क्रीट से एक्स रे भी आते हैं। ओके, चलिए यहां हमने आपको बताया सूर्य का। अब ये जो कोर वाला पार्ट है, ये दो पार्ट इसमें और भी होते हैं, है ना। चलिए उस पर बाद में ध्यान देते हैं हम, इसको पहले समझिए। कोर, कोर के बाद आपका आपका फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद कोरोना। आपका जो कोर है वहां का टेम्परेचर कितना है आपका, मैंने यहां लिखा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एंड फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो आप हमें जो लाइट जो मिलता है, वो लाइट कहां से आता है, फोटोस्फीयर से आता है, प्रकाश मंडल से आता है। लाल रंग हमें कहां से दिखता है सूर्य में, वो वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर से रेड कलर दिखाई देता है हमें। और कोरोना हमें जनरली दिखाई नहीं देती है, बट जब सूर्य ग्रहण होता है तभी हमें ये दिखाई देती है। क्लियर, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हो। फिर मैं इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट आपके कराना चाहूंगा, कराऊं। सचिन खरे, एक्सरे यहीं से निकलती है। कहां से निकलेंगी आपकी एक्सरे, यहां से आती है, कोरोना से आती। इसलिए हमें बोला जाता है ना, सूर्य ग्रहण को हमें नहीं देखना चाहिए, है ना। और अभी अगर देखना भी है सूर्य ग्रहण को तो हमें आंखों को कवर करना चाहिए, आईज प्रोटेक्ट होनी चाहिए, है ना। चश्मा वगैरह लगा करके हम देख सकते हैं, क्योंकि एक्सरे हमारे लिए खतरनाक होती है। बिल्कुल नहीं, नहीं, वहां का टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है। ओके, आगे बढ़ जाए। एक और चीज मैं यहां पर आपके लिए बता दूं, आप थोड़ा सा समझना इसको।
अगर हमसे पूछा जाता है सन का डायमीटर, क्या पूछा जाता है हमसे सन का डायमीटर अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाए, सन का डायमीटर अगर पूछा जाए आपसे तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सूर्य ग्रहण को नहीं दिखाया जाता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए हमें, क्योंकि एक्सरे हमारी आंखों को, आंखों की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, उनको इफेक्ट करती हैं एक्सरे, उनको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, इसलिए नहीं देखा जाता है ना। ऑल क्लियर। चलिए, अगर ये आपसे सन का डायमीटर पूछा जाता है तो डायमीटर बोला जाए तो व्यास, क्या है, व्यास अगर पूछा जाता है सन का तो कितना है हमारा सन का व्यास? 13,92,000 किलोमीटर। यहां लिख देता हूं 92,000 किलोमीटर। अर्थ से काफी बड़ा है ये, सन अर्थ से क्या है, काफी बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली 14 कर सकते, कोई समस्या नहीं। मैंने आपको और ज्यादा सटीक नियरेस्ट जो है डेटा दिया है आपका, ये क्या है, सन का डायमीटर है। समझ में आ गया, ये सन का क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो फटाक से बोल दीजिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद अगली स्लाइड में जाने वाला हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन वाली कंडीशन में आपको कल डिस्कस कर चुका हूं, है ना, हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम का एक न्यूक्लियर बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। हाँ, बहुत हानिकारक होती है, एक्सरे हानिकारक होती है, अल्ट्रावायलेट हानिकारक होती है। कोई वहां गया नहीं है अतुल, है ना, कि एग्जैक्ट नाप के आ जाए, है ना, ये, है ना, लगभग लगभग होता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है ना, समझिए इस बात को। मैं थोड़ी ना गया था इंची टेप लेकर के कि चलो इधर पकड़ लो अतुल भैया, तुम इधर, मैं पकड़ लेता हूँ, नाप लेते हैं इसको। मैं अभी लिखाऊंगा, है ना। टेम्परेचर ऑफ सन की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा आपको डिफरेंट पार्ट में। सोलर इक्लिप्स, सचिन जी बेटा, है ना, पूछ लिया करो, ऐसी चीजें आती हैं, उसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को क्या कहा जाता है, सोलर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण को कहा जाता है लूनर इक्लिप्स। ओके, बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा कोई शब्द आ जाता है, ऐसा कोई वर्ड आ जाता है, आप पूछ सकते हो। ओके सचिन जी, गुड, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है, कुछ को नहीं आता है। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, तो हम दूरी यानी कि डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कहां से, सन से अर्थ की डिस्टेंस क्या है, या अर्थ से सन की हम डिस्टेंस यहां पर देखेंगे। ओके, ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है, क्लास खत्म होने के बाद जो भी चीज दोबारा से सुनना चाहते, पढ़ना चाहते, उस वीडियो को बार बार रिपीट करके हम देख सकते हैं, यहाँ टाइम जाया ना करें। ओके, उम्र भी बताऊंगा मैं। चलिए, किसकी हम बात करते हैं, सन से अर्थ की डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस, है ना, मिडिल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस।
क्या है? डिस्टेंस की हम बात करते हैं, यानी कि दूरी की हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, सन की डिस्टेंस कितनी है पृथ्वी से। तो डिस्टेंस के तीन टाइप हैं। एक है मिनिमम, है ना, यानी कि न्यूनतम दूरी। दूसरी है मध्यम दूरी और तीसरी होती है मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस। यहां देखिए, सबसे पहले हम न्यूनतम डिस्टेंस लिख लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करें, कितनी है? करोड़ किलोमीटर है ना, सीआर लिख दूं चलेगा? करोड़ किलोमीटर, ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। मिडवल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना आता है? करोड़ किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कितना आएगा? 21 करोड़ किलोमीटर। ये तीन डिस्टेंस है। नोट्स आपको कहाँ हैं? ये सब कुछ आपको मिल ही रहा है, साथ में मैं लिख ही रहा हूं। जैसे मैं आपके लिए बनाते जा रहा हूं वैसे आप भी बनाते जाइए नोट्स। ओके, इसी तरीके से बनाना है। जैसे देखिए ये नहीं बन पा रहा है आपका, इससे बनाना है हमें यहाँ पर। ओके, ये नहीं बन पा रहा है तो मैं आगे बना के बताऊंगा, इस तरीके से बनाना है आपको, है ना। ये आपकी डेफिनेशन है सोलर सिस्टम की, तो ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना है कॉपी के अंदर। चलिए, है ना। हमारे सन की डिस्टेंस हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस आपको मिलेंगी। न्यूनतम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। एवरेज डिस्टेंस भी आएगी, औसत भी आ जाएगी। औसत, ज्यादातर हम इसी डिस्टेंस को लेकर के चलते हैं, फिर भी आप कर सकते हो। 96 किलोमीटर, इसी को लेकर चलते हैं। ओके, एग्जैक्ट डिस्टेंस आशीष, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आएगी, बताता हूं, है ना। क्यों नहीं आती है समझिएगा। यहां देखिए, ये हमारा सन है, इधर देखिएगा, ये देखिए, हमारा जो अर्थ है वो एकदम राउंड रिवॉल्व नहीं होती, इस तरीके से नहीं घूमती है सूर्य के, बिल्कुल राउंड नहीं घूमेगी। इसका जो ऑर्बिट होता है वो थोड़ा सर्पिलकार होता है, इस तरीके से होगा आपका। इस तरीके से क्या है, ये चक्कर लगाती है सूर्य का। तो कभी ये डिस्टेंस कम होती है, कभी डिस्टेंस ज्यादा होती है। आया समझ में? रीजन क्या है इसका? देखिए, बिल्कुल राउंड में ना घूमने, इसको कैसे कैसे घूमती है, ये सर्पिलाकार, थोड़ा सा बड़ा इलेक्ट्रिक मार्ग हो जाता है इसका। इसलिए ये इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस में वेरिएशन आ जाते हैं, चेंज हो जाती है आपके। इसलिए एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आएगी यहां पर। ओके,
दीपेश जी बस आपकी तरफ मुझे लग रहा है इशू चल रहा है, बाकी इस जगह तो क्लियर है मामला। एंड दीर्घ, हाँ, दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं। अंडाकार, हाँ, अंडाकार बिल्कुल सटीक है ना। एग के जैसा हो जाता है, आकार भी ऐसा ही है और ऑर्बिट भी ऐसा ही होता है। तेरह लाख गुना रोहित, कितना है? 13 लाख गुना, यानी कि 13 लाख टाइम बड़ा है ना, व्यास के अकॉर्डिंग। डायमीटर देखिए मैंने आपको बताया था, सन का व्यास कितना बताया था, इधर देख ली, सन का व्यास कितना बताया मैंने अभी। ये डायमीटर था सन का। अर्थ का अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी का हम बात करें, पृथ्वी का मैक्सिमम डायमीटर, ये अर्थ का डायमीटर है, बताइए कौन कितना बड़ा है? समझ में आया यहां पर या नहीं आया, बता दीजिए। अब आ जाते हैं हम प्लेनेट की, हम बात करते हैं, ग्रहों की हम बात कर लेते हैं। हमारे जो ग्रह हैं उनको हम दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे? दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं हमारे पास पार्थिव ग्रह, जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल, और इनर प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल, या फिर हम इन्हें कहते हैं इनर प्लेनेट। दूसरे होते हैं हमारे जोबियन प्लेनेट, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं आउटर प्लेनेट, या फिर बाहरी ग्रह कह सकते हैं, बाहरी ग्रह, आउटर प्लेनेट कह सकते हैं। पार्थिव यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जो होते हैं, उनमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें हैवी मेटल्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, भारी तत्व, ठोस चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। वही अगर हम जोबियन प्लेनेट की हम बात करते हैं, तो इसमें गैसीय चीजें हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि गैसों की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। किधर? जोबियन की तरफ। इधर आपकी गैस की मात्राएं कम होती हैं। यहां पर ज्यादातर चीजें गैसीय होती हैं। क्या होती हैं? गैसीय होती हैं। तो 4 प्लेनेट है टेरेस्ट्रियल, एंड 4 प्लेनेट आपके क्या है? जोबियन है, जिन्हें हम बाहरी आउटर प्लेनेट एंड इनर प्लेनेट कहते हैं। और इनको हम एक और लिख सकते हैं यहां पर, गैसीय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गैसीय ग्रह भी बोल सकते हैं इनको। इनको पार्थिव बोल सकते हैं, तो उनको गैसीय बोल सकते हैं। आउटर प्लेनेट एंड इनर प्लेनेट ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट। ये देखिए 4 प्लेनेट हैं आपके, एंड मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। एंड आउटर प्लेनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितने हैं? 8 हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं को हम दो पार्टों में डिवाइड करते थे, इनर प्लेनेट एंड आउटर प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एंड जोबियन प्लेनेट को हम बांट देते हैं यहां पर। ओके, क्लियर? टाइम लगेगा जय कुशबाजी, है ना, हवा में नहीं चलती चीजें। क्लियर? कितने पार्टों में हमने डिवाइड किया इसे? दो पार्टों में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। चलिए यहां आपका देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं आपके लिए, बनाने के लिए हम यहां पर आपका सोलर सिस्टम बना सकते हैं। सन से रिलेटेड जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, अपने नोट्स के साथ में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हम्म, अपन रॉकेट लॉन्च करेंगे, है ना, अभी अंतरिक्ष को समझ लें, फिर रॉकेट को हम लॉन्च कर लेंगे, है ना। लॉन्च रॉकेट अपन कभी भी चला सकते हैं, अपने हाथ में है।
सबसे पहला जो प्लेनेट है हमारा वो आता है आपका मर्क्यूरी। किसकी हम बात कर रहे हैं? मर्क्यूरी की हम बात कर रहे हैं। ये सौरमंडल का सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे पास में स्थित ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह। इसका परिक्रमण काल यानी कि अगर हम रिवोल्यूशन देखते हैं इसका अप्रोक्सीमेटली 88 दिन है। इसका कितना है? 88 दिन में। यानी कि ये बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास में स्थित है और यह सूर्य की परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों तरफ सबसे कम समय में घूमता है, 88 दिन में घूम जाता है। ओके, आगे हम कहते हैं इसका अक्षीय झुकाव यानी कि ये अपने एक्सिस पर सबसे कम टिल्ट होता है, यानी कि बहुत कम, लोएस्ट टिल्ट होता है बाकी के उपग्रहों की तुलना में। सबसे अक्षीय झुकाव सबसे कम है अन्य ग्रह की तुलना में। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इट हैज नो सैटेलाइट, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध ग्रह पर दिन अत्यधिक गर्म, रातें कैसी होती हैं? बर्फीली होती हैं। अगर हम बात करते हैं दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अगर हम बात करते हैं डे का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 427 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट का टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, -173 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर वेरिएशन हम कहते हैं, यानी कि तापांतर, तापांतर कहा जाता है। ये तापांतर सबसे अधिक है। बुध ग्रह का तापांतर क्या है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक तापमान। यानी कि तापांतर, टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा आपका? रात और दिन के तापमान में क्या है अंतर को हम क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। यानी कि दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बर्फीली होती है। ये गर्म ग्रह नहीं है, हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन क्या है? सबसे ज्यादा है। इस चीज को समझिएगा, है ना। तापांतर अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे, इसका रीजन ये है इस ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं बनता है। क्या नहीं है? यहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं बनता है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्रिएट नहीं होता, इसलिए नाइट और डे टेम्परेचर में अंतर आ जाता है। दिन बहुत गर्म हो जाते हैं और रातें क्या हो जाती हैं? सर्द हो जाती हैं। कोई भी नेचुरल सैटेलाइट इसका नहीं है। सबसे कम इसका रिवोल्यूशन टाइम है आपका 88 डे है अकॉर्डिंग अर्थ। पृथ्वी के दिन की तुलना में हम ये निकालते हैं। किससे तुलना करते हैं? हम पृथ्वी से तुलना करते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका शुक्र ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बुध है। बुध का नाम मर्क्यूरी क्यों है? क्योंकि इस ग्रह पर पारा अधिक पाया जाता है, यानी कि मर्क्यूरी अधिक है। एक्सिस टिल्ट का मतलब होता है आपका सूर्य की तरफ झुक जाना है। सूर्य ग्रेविटी फोर्स लगाता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो कुछ प्लेनेट क्या होते हैं? सूर्य की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, तो उसे हम अक्षीय झुकाव कहते हैं, जिसे हम एक्सिस टिल्ट कहते हैं। ओके, तो ये सबसे कम है इसका, क्योंकि इस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, सूर्य के नजदीक है, इसलिए बहुत ज्यादा तापमान पहुंच जाता है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। फिर ये अपनी एक्सिस पर क्या होता है? रोटेट होता है, तो इसका एक हिस्सा क्या हो जाता है? पीछे चला जाता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो फिर घूम के आता है, जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वो बहुत गर्म, और जो हिस्सा सूर्य के दूसरी साइड होता है वो हिस्सा क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां पर तापमान नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, बाकी ग्रहों पर क्या होता है? बाकी ग्रहों पर जो है एटमॉस्फेयर पाया जाता है, आपका गैसें पाई जाती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के सहयोग से वहां ग्रीन हाउस प्रभाव बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव वहां पर क्या है? बन जाता है, जिसके कारण एकदम से गर्मी बाहर नहीं, एकदम से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। ओके, नो सैटेलाइट का मतलब यहां पर यह है इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है।
सैटेलाइट मतलब कोई उपग्रह नहीं है। नो, ये नो नहीं वाला नो है ना, नंबर वाला नो नहीं है ना। नहीं, बुध कहां से चमकीला हो गया? ओके, बुध चमकीला नहीं है। ओके, बिल्कुल सारे प्लेनेट घूमते हैं। सचिन, ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपने स्कूल में पढ़ा है ग्रीन हाउस प्रभाव की नहीं पढ़ा है? चलिए, अपना टाइम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, देखते हैं। ओके, और कोई? वाह, क्या बात है गजन। जी के जीएस कब पढ़ाओगे? ये मैं संस्कृत की ग्रामर करा रहा हूं आप लोगों को, है ना। नहीं, इसमें कोई सीजन नहीं होता है ना। मौसम परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, वायुमंडल ही नहीं है यहाँ पर, है ना, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो कैसा सीजन? नहीं बदलेगा। दिन गर्म रात ठंडी, बात खत्म। इतना ध्यान देने के बाद भी तो आग 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 कर दिया है क्लास को, है ना, तूफान बचा रहे हो क्लास में। बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं, किस ग्रह की बात कर रहे हैं? वीनस की हम बात कर रहे हैं। ये सौर मंडल का अगर हम बात करते हैं तो छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। छठवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है कौन? आपका शुक्र, वीनस। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट हो जाएगा आपका। यहां अगर हम बात करते हैं, ग्रीन मिथकों के अनुसार, ग्रीक एक सभ्यता है, आपको पता होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी कह सकते हैं या मिथ कह सकते हैं, उसके अनुसार विनीस जो है आपका सुंदरता की देवी माना जाता है। खुद को क्या मानते हैं? सुंदरता की देवी मानते हैं। गॉड ऑफ ब्यूटी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गॉड ऑफ ब्यूटी कहते हैं। क्यों कहते हैं गॉड ऑफ ब्यूटी? क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है ये? सबसे चमकीला ग्रह है। गॉड ऑफ लव एंड गॉड ऑफ ब्यूटी के नाम से इसे जाना जाता है। रीजन क्या है? दैट इज प्लेनेट ब्राइटेस्ट अमोंग ऑल द प्लेनेट्स, यानी कि ये बाकी के ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा चमकीला है। क्यों चमकीला है इसका भी रीजन बताता हूं। इस वीनस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 90 से लेकर के 95% परसेंटेज में CO2 पाया जाता है। CO2 की वजह से क्या होता है, इस पर बड़ा ही हार्ड ग्रीन हाउस बनता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस क्या करता है, ग्रीन हाउस एक ऐसी लेयर बन जाती है गैसेस की, जिससे ये सूर्य की ऊष्मा जिस तरीके से ऐसे आती है, आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। जैसे ही सूर्य का प्रकाश जाएगा तो ये ऊष्मा वापस जाना चाहेगी प्लेनेट से, ये ग्रीन हाउस उसको क्या करता है, रोक के रखता है। तो ये इतना जितना गर्म हो जाता है उतना गर्म रहता है। नेक्स्ट डे सूर्य की किरणें फिर आती है, लाइट फिर इसको गर्म कर देती है। इस तरीके से ये गर्म होता जाता है। यहां पर प्रेशर कुकर कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रेशर कुकर कंडीशन बन जाती है। और प्रेशर कुकर कंडीशन की वजह से ही ये गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए ये हमारे यहाँ इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है ये अपना सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। चमकने की वजह से इसे सुंदर ग्रह भी बोल देते हैं, है ना, गॉड ऑफ ब्यूटी या गॉड ऑफ लव भी बोलते हैं, प्यार की देवी या सुंदरता की देवी कहा जाता है। अब ये चमकता है, हम इवनिंग में देखते हैं, जैसे ही सनसेट होता है तो आप पश्चिम दिशा में जाइए, सबसे पहले फर्स्ट में जो स्टार हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह। इसलिए इसको शाम को ये दिखाई देता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार, एंड मॉर्निंग में भी ये दिख जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। क्लियर? तो शुक्र को हम क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी हम पुकारते हैं। ये अपने सूर्य के
चारों तरफ, सन के चारों तरफ अगर घूमने की हम बात करते हैं तो इसको लगभग 224 डे लगते हैं। और अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेशन की हम बात करते हैं तो इसका टाइमिंग मैक्सिमम है, मैक्सिमम पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर कोई टाइम लेता है तो वो क्या है, वीनस है। कितना है, 243 डे। यानी कि हमारी पृथ्वी कम से कम 243 राउंड कर लेगी अपने एक्सिस पे, तब इसका एक राउंड होता है। यानी कि यहां पर एयर छोटा है, साल क्या है, ये साल है, साल क्या है, छोटा है, दिन क्या है, बड़ा है। किस पर, वीनस पर। इसका जो घूमने का जो डायरेक्शन है, सन के अराउंड जो घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये मतलब वीनस और यूरेनस दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऑल प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसलिए यहां पर सनराइज वेस्ट से होता है और सनसेट यहां पर ईस्ट में होता है। यानी कि सूर्य उदय इस ग्रह पर पूर्व से होता है, सूर्य उदय यहां पर पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। ये इसकी खासियत है। तो हमने यहां तक इन प्लेनेट्स को देख लिया, बाकी के प्लेनेट्स हम कल देखेंगे, है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।